बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो पिछले 20 सालों में दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें चली, जहाँ जहाँ लड़ाई मार कुटाई, सुपर पावर्स की एंट्री और ये सारा बखेड़ा जहाँ पर भी क्रिएट हुआ उन मुल्कों के अंदर, और आज भी अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पर बखेड़ा क्रिएट हुआ पड़ा है, जहाँ जहाँ लड़ाई मार कुटाई हो रही है, इन सारे मुल्कों में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है। और वो कॉमन चीज़ ये है कि या तो वो मुल्क मादनियात की दौलत से माला माल हैं, मिनरल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स हों या फिर ऑयल हो, ये या तो बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट इलाके हैं, यानी उनकी लोकेशन ऐसी है कि जो उनको बहुत इम्पोर्टेंट बना देती है। उन सारे मुल्कों में आपको लड़ाई और मार कुटाई और दंगे फसाद नज़र आते हैं। अच्छा, ऊपर से भले ही कोई भी बहाना बना दिया जाए कि जी डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, या फिर हम वहाँ एक्सट्रीमिस्टों से लड़ने जा रहे हैं, या फिर हम वहाँ डिक्टेटरों को उतार रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखें, लीबिया बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क और बहुत ही एक अमीर किस्म का मुल्क था मोअम्मर कज़ाफ़ी के दिनों में। और कज़ाफ़ी जो था वो बहुत सारे अमेरिकन लीडर्स का दोस्त भी रहा एक दौर में, लेकिन उसकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, उसको मारा भी गया। और बाद में पता चला कि उसको मारा इसलिए गया क्योंकि वो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाने के चक्कर में था और एक अफ्रीका की अपनी करेंसी लाने के चक्कर में था जो कि डॉलर को कम्पीट कर रही होती। अब ये कोशिशें चूँकि 2009 के अंदर कर रहा था कज़ाफ़ी, और 2009 वो अरसा है जब दुनिया यूनिपोलर थी, अमेरिका की ही दुनिया के ऊपर हुक्मरानी थी, उन्हीं की बादशाहत थी। तो अमेरिका महाराज को ये चीज़ पसंद नहीं आई। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कज़ाफ़ी को धपड़धूस कर दिया, कोई बचाने नहीं आया। अलबत्ता आज की दुनिया में भी वही डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे मुल्क डॉलर से ख़ुद को हटा रहे हैं और जो लोकल करेंसीज हैं उनमें ट्रेड करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और दीगर भी ब्रिक्स जैसे फोरम और दीगर फोरम्स ऐसे भी बन चुके हैं जहां पर डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज लाने के लिए बातें हो रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मार कुटाई आप जो देख रहे होते हैं ना, इसका जियोपॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक रीज़न भी होता है। अब अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहां पर इस वक्त शदीद लड़ाइयाँ बहुत सारे मुल्कों के अंदर जारी हैं। बहुत सारे मुल्कों में धड़न तख्ते हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों की गवर्नमेंट गिरी हैं, और पिछले 4-5 सालों के अंदर अफ्रीका मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अफ्रीका हिस्टोरिकली वेस्टर्न पावर्स की लेबॉरेटरी रहा है, वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में या तो आपको फ्रांस की कॉलोनीज़ नज़र आती हैं या फिर आपको वहाँ पर बरतानिया की कॉलोनीज़ नज़र आती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो अफ्रीका से वेस्ट का और अमेरिका का इन्फ्लुएंस तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। और इसकी ताज़ा मिसाल, जो सबसे लेटेस्ट मिसाल आपको दूँ, वो नाइजर के अंदर जो धड़न तख्ता हुआ है वो है। अगर आप मैप देखें नाइजर का, तो नाइजर बज़ाहिर आपको लैंड लॉक्ड मुल्क नज़र आता है अफ्रीका के अंदर। बस उसके इर्द गिर्द आप देखें तो लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है। अच्छा, नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग मुल्क हैं। नाइजर अलग और नाइजीरिया अलग है। नाइजीरिया भी मुसलमान मुल्क है, नाइजर भी मुसलमान मुल्क है। 98% वहाँ की आबादी मुसलमान है। तो नाइजर के अंदर धड़न तख्ता हुआ और नाइजर में जो मोहम्मद बोज़ोम उनका एक हुक्मरान था काफ़ी अरसे से लेके, और अमेरिका नवाज और वेस्ट नवाज हुक्मरान था, वो भी धपड़धूस हो गया। और कहा यह जा रहा है कि इकलौता आखिरी बचा हुआ प्रो अमेरिका प्रो वेस्ट जो हुक्मरान था वहाँ पर वो धपड़धूस हुआ है नाइजर के अंदर। नाउ नाइजर में ऐसा क्या है, इम्पॉर्टेंट बात है ना, नाइजर में क्यों? अब देखें, चाइनीज़ और रशियंस तो काफ़ी अरसे से अफ्रीका के अंदर अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वेगनर ग्रुप है रशियंस का, ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देख रहे हैं ना आप इस मैप के अंदर, यहाँ पर वेगनर ग्रुप है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में वेगनर ग्रुप वहाँ पर मौजूद है। और रशिया की भी इन दिनों आप देखें, रशिया में अंदर अफ्रीकन मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन मुल्क शामिल हैं, और रशियंस जो हैं वो सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन मुल्कों की यूनिटी को। पुतिन ने भी यूक्रेन जंग के हवाले से जो प्रपोजल्स आए हैं जंगबंदी के लिए,
उसमें प्यूटिन ने कहा है कि जो अफ्रीकन मुल्कों ने प्रपोजल्स दिए हैं ये जंग के खात्मे में मददगार हो सकते हैं। अब नाइजर जो है ना, यहाँ पर एंटी वेस्ट मिलिट्री जोन की है, वो आ गई है गवर्नमेंट में मिलिट्री मार्शल लॉ लगा के। लेकिन यहाँ पर है क्या ऐसा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑयल है, यहाँ पर नाइजर के अंदर ऑयल है और उनकी ऑयल मार्केट के ऊपर चाइना की भरपूर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरा यहाँ पर यूरेनियम है, यूरेनियम जो कि एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाने के काम आता है, उसकी भी यहाँ पर ज़खायर उसके हैं, रिजर्व्स उसके हैं। और हाईएस्ट ग्रेड अगर कहीं यूरेनियम का अफ्रीका पूरे में मिलता है तो वो नाइजर के अंदर मिलता है। 5% कहा जाता है दुनिया का यूरेनियम नाइजर के अंदर है। तो एक तरह से यूँ समझें कि बहुत बड़े रिजर्व्स इनके पास मौजूद हैं। और इनके रिजर्व्स का सबसे बड़ा हिस्सा किस मुल्क को ये सबसे ज़्यादा बेच रहे होते थे? फ्रांस को और यूरोपियन यूनियन को। 24% जो ईयू का यूरेनियम है वो नाइजर से आता है, 24%। यहाँ से जितना भी यूरेनियम निकलता है नाइजर से, उसका 50% फ्रांस ले रहा होता है। अच्छा, इनके यूरेनियम वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ है वो चाइनीज़ ने लगाया हुआ है। उन्हीं की जो नेशनल कंपनी है जो कि यूरेनियम के मामलात देख रही होती है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है। तो चाइनीज़ का भी यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मौजूद था। तो ये जो धड़न तख्ता हुआ है वहाँ पर, इसके सबसे जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, असरात होंगे, वो अमेरिका और वेस्ट के ऊपर होंगे। बल्कि अभी से ही वो असरात हमें नज़र आना शुरू हो गए। एक तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ना वो फ्रेंच थी, एक तो इन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट करके रखी हुई थी। तो इन्होंने जो मिलिट्री ने मार्शल लॉ लगाया है वो एंटी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लगाया। उन्होंने कहा कि ये हम वेस्ट से खुद को डिस्टेंस करेंगे। फ्रेंच को निकाल दिया उन्होंने अपने सिस्टम से। मिलिट्री ने आते ही काम ये किया कि ज़बान जो थी ना फ्रेंच, उसको ख़त्म कर दिया वहाँ से। दूसरे उन्होंने जो 2-3 इम्पॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके डीप जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस होंगे, वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने काम ये किया है कि फ्रांस को उन्होंने यूरेनियम बेचना बंद कर दिया है। और ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि नाइजर के ही यूरेनियम से फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे होते थे। इसका मतलब है कि नाइजर का वहाँ पर आपको यूरेनियम नहीं मिलेगा, विच मीन्स उनको ज़्यादा हो सकता है कि अल्टरनेट कमोडिटीज़ की तरफ देखना पड़े। बिजली बनाने के लिए जाहिर सी बात है उनको ऑयल लेना पड़ेगा या गैस लेनी पड़ेगी। इससे फ्यूल की जो प्राइसेस हैं ये मज़ीद बढ़ सकती हैं यूरोप के अंदर। सदा अल बिलाद ने खबर लगाई है कि नाइजर सस्पेंड्स यूरेनियम गोल्ड एक्सपोर्ट्स टू फ्रांस। सोने की भी कानें हैं वहाँ पे, वैसे ये मैं बात तो शुरू में बताना भूल गया, इसकी भी कानें वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं नाइजर के अंदर। और मेहर न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उन्होंने भी इसको खबर को रिपोर्ट किया, नाइजर सस्पेंड्स एक्सपोर्ट ऑफ यूरेनियम गोल्ड टू फ्रांस। अब इसके जवाब में वेस्ट में चिंता है और अमेरिकन ने कहा है कि पुरानी गवर्नमेंट को बहाल किया जाए। लेकिन मसला ये कि आपकी सुन कौन रहा है? वहाँ पर जो वेगनर ग्रुप का चीफ है प्रिगोजिन, जिसकी जगह पे वैसे दूसरा बंदा भी प्यूटिन ने अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन प्रिगोजिन कुछ दिन पहले मंजर-ए-आम पे तुलू हुआ दोबारा और प्रिगोजिन ने इस मार्शल लॉ को सपोर्ट किया है। ये जो नाइजर में गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, तो प्रिगोजिन ने उसको सपोर्ट किया है, जिसका मतलब है कि रशियंस जो है पीछे खड़े हुए हैं। नाइजर के अंदर जो मिलिट्री coup हुआ उसके पीछे रशियंस खड़े हुए हैं। तो फ्रांस ने कहा है कि हम जो है वो सैंक्शंस लगाएंगे इनके ऊपर। राइटर्स ने खबर लगाई हुई है कि फ्रांस से रेडी टू बैक नाइजर सैंक्शंस ओवर डेंजरस coup। लेकिन क्या वो बहुत बड़े लेवल के सैंक्शंस लगा सकते हैं यूएन के अंदर? क्योंकि अगर सैंक्शंस आएंगे तो चाइनीज़ या रशियंस उसको वीटो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो खुल के सामने आ चुकी है ना कि रशियंस इस coup के पीछे हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं नाइजर के अंदर जो धड़न तख्ता हुआ है। तो फ्रांस किस तरह के सैंक्शंस की बात कर रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। यूएन के अंदर कोई वो सैंक्शंस अगर लेकर आते हैं तो वो वीटो हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर असर पड़ेगा, लेकिन दीगर किस्म के देखते हैं कि सैंक्शंस वो कौन से लगाते हैं। बहरहाल वेस्ट के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि उनका जो सबसे बड़ा और इकलौता इत्तेहादी बचा हुआ था अफ्रीका के अंदर, उसका भी धड़न तख्ता हो चुका है।